आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF की प्रशिक्षण के बारे में। तो पीछे हमने 4 दिनों के प्रशिक्षण के बारे में 4 वीडियो में देखा। अब हम आज बात करेंगे 5वें दिन का प्रशिक्षण। अब 5वें दिन के प्रशिक्षण में क्या होता है सबसे पहले वही 9, सवा 9, 9:30, 10 बजे तक जो भी टाइम समय दिया हुआ होता है उस समय पे सभी महिलाएं जो ग्राम संगठन के पदाधिकारी, RJB और इसी सदस्य होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक से कोई अधिकारी आने होते हैं वो आ जाते हैं। और जो CLF CRP की दीदियाँ जो आपका CLF बनाने आई है वो आ जाती है उसी समय पे। सभी लोग जो आपके कम्युनिटी कैडर्स होते हैं, जो सदस्य जिनको बुलाया होता है वो सभी आ जाते हैं और 5वें दिन का प्रशिक्षण शुरू करते हैं। वही आपका जो बैठक प्रस्ताव होता है उस रजिस्टर में सारी एंट्रीज होती है लिखने पढ़ने की, उसमें दिनांक वगैरह डाल के समय स्थान सब डालकर सबसे पहले गांव का नाम लिखते हैं, फिर क्लस्टर का नाम, आपका कौन सा क्लस्टर है इसका नाम लिखते हैं और उसके आपके क्लस्टर का नाम क्या रखा आपने, क्योंकि 5वां दिन है तो आपके क्लस्टर का नाम या जैसे आपके समूह का नाम होता है ग्राम संगठन का वैसे ही आपके क्लस्टर का नाम है तय हो जाता है, उसका नाम लिखा जाता है और कितने ग्राम संगठन के सदस्य यानी कितने ग्राम संगठन वहाँ पे उपस्थित हुए और कितने वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए ये सारी चीज़ें लिखी जाती है। फिर उसके बाद वही एजेंडा में सबसे पहले प्रार्थना करी जाती है, फिर परिचय दिया जाता है, फिर उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है यानी सभी बहनें अपनी अपनी उपस्थिति वहाँ पे एक अलग से रजिस्टर या फिर अलग से एक नोटबुक होती है उसमें लिखी जाती है। फिर चौथा नंबर इसमें पिछली बैठक की समीक्षा की जाती है कि पिछली बैठक में हमने क्या सीखा था और उप समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में आज बात करनी होती है 5वें दिन में। और उप समितियों का गठन कैसे होता है और ग्राम संगठन की ग्रेडिंग आज होती है यानी 5वां दिन है तो ग्राम संगठनों के जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं यानी आपकी बुक्स होती है, पुस्तक होती है जिनको आप अपना लेखा जोखा जिसमें करते हैं उन सब की ग्रेडिंग आज 5वें दिन होती है यानी आपने इतने दिनों तक ग्राम संगठन के तहत किस तरह से काम किया इसकी भी ग्रेडिंग आज के दिन होती है। अब एजेंडे का विवरण कैसे होता है, सबसे पहले प्रार्थना होती है। सभी VO के पदाधिकारियों ने मिलकर भगवान का भजन गाकर बैठक की शुरुआत की। इस तरह से सभी महिलाएं जो भी VO के पदाधिकारी यानी ग्राम संगठन के पदाधिकारी होते हैं वो मिलकर भगवान का भजन या फिर कोई भी स्वागत गीत गाकर या फिर भजन से शुरुआत करके और अपनी बैठक की शुरुआत करते हैं। और बाकायदा उनको सभी दीदियों को एक एक डायरी दी होती है, उसमें सब कुछ प्रशिक्षण के बारे में वो हर दिन का लेखा जोखा लिखती है और उस डायरी से ही फिर वो आगे चल के अपनी चीज़ें जो जो उनको प्रशिक्षण में सिखाई जाती है उनको वापस से रिवीजन करती है। क्योंकि किसी भी दिन कोई भी दीदी को बीच में खड़ा करके जो CLF CRP होती है वो पूछ सकती है या ब्लॉक के भी जो अधिकारी रोज आते हैं या कम्युनिटी कैडर में से कोई भी दीदी किसी भी महिला को ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनमें से किसी भी दीदी को बीच में रेंडमली खड़ा करके पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है। दूसरा नंबर इसमें परिचय दिया जाता है तो सभी VO के जो पदाधिकारी हैं या CLF CRP है और कम्युनिटी कैडर्स हैं, ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो अपना अपना परिचय देते हैं। समूह की सदस्य सभी अपने समूह का नाम बताती है, ग्राम संगठन के पदाधिकारी अपने ग्राम संगठन का और CLF का नाम अब तक चेंज हो चुका होता है तो उसमें ऐड करके सबसे पहले समूह का नाम, फिर ग्राम संगठन, फिर CLF का नाम और अपना पद बताकर कि आप समूह में क्या है, ग्राम संगठन में क्या किस पद पे हैं और आपको CLF में किस पद पे चुना गया है, इस तरह से अपना पद बताते हुए अपना सभी दीदियाँ परिचय देती है। फिर उपस्थिति, कितने ग्राम संगठन उपस्थित हो और कितने नहीं हुए इसकी वहाँ पर उपस्थिति और अनुपस्थिति उस जो CLF CRP एक रजिस्टर मेंटेन करके रखती है यानी एक बुक में अलग से रिकॉर्ड संधारण करती है, उसमें उनका सिग्नेचर करवाती है। और बैठक प्रस्ताव में भी रोजाना जो भी प्रशिक्षण जिस दिन प्रशिक्षण होता है उसमें सभी जो भी अधिकारी पदाधिकारी जो आते हैं और CLF दीदी जो खुद CLF CRP आती है वो दीदियां भी अपने सिग्नेचर करती है। फिर पिछली बैठक की समीक्षा की जाती है। नियमित बैठक का एजेंडा, इसी बैठक का एजेंडा आय आम सभा का एजेंडा, CLF की नियमावली, ऋण की योजना पर चर्चा की जाती है। यानी पिछली बैठक में क्या क्या किया हमने, नियमित बैठक का एजेंडा नियमित बैठक के बारे में बताया था, इसी बैठक के बारे में बताया था।
और CLF की नियमावली क्या है, यानी CLF चलाने के क्या क्या नियम है, मैंने पिछली मीटिंग में आपको, पिछले वीडियो में आपको इस मीटिंग के बारे में यानी इस बैठक के प्रशिक्षण के बारे में बता दिया था। और ऋण की योजना पर चर्चा की थी पिछले में हमने, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, उसमें क्या क्या बताया गया। इस तरह से ये 4-5 चीज़ें होती है। फिर उप समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी जो समितियां बनती है समूहों में भी बनती है, ग्राम संगठन में भी बनती है और CLF में, तो उनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। संकुल संघ ग्राम संगठनों का एक बड़ा मंच होता है जो ग्राम संगठन के लिए विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में सहयोग करता है। इससे संकुल संघ के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि होगी। संकुल संघ स्वयं अपने स्तर से इन्हीं कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का समाधान करवाएगा और इन्हीं कामों को उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने हेतु उप समितियों का गठन किया जाता है। इसमें उप समितियां संकुल के निम्न कार्यों में मदद करती है। निम्न कौन कौन से कार्य उप समितियों के प्रकार होते हैं, यानी ग्राम संगठन देख रेख उप समिति बनाई जाती है। दूसरा बैंक लिंकेज उप समिति बनाई जाती है। सामाजिक कार्य या समस्या निवारण उप समिति बनाई जाती है। आजीविका उप समिति बनाई जाती है और कैडर प्रबंधन उप समिति बनाई जाती है। 5 तरह की उप समितियां बनाई जाती है। और उप समितियों में कौन कौन सदस्य होती है, जो आपके CLF के एजुकेट कमेटी यानी EC मेंबर्स बनते हैं, वही उप समितियों में चुने जाते हैं। सबसे पहले जो उप समिति बनाई जाती है उसमें ग्राम संगठन देख रेख उप समिति, इसमें 3 दीदियां होती है, 3 या 5 सदस्य होते हैं जो ग्राम संगठन की देख रेख, यानी ग्राम संगठन सही से चल रहे हैं कि नहीं, हर महीने वो हर 7वें दिन हर गांव में जाकर ग्राम संगठनों को देखती है, उनका लेखा जोखा देखती है और उनकी जांच कमेटियों के रूप में गांव में जाकर और ग्राम संगठन की देखरेख करती है। यानी ग्राम संगठनों में किस तरह से क्या काम होता है उनकी ग्रेडिंग देना, वो आगे चलकर जो इसी सदस्य होती है वो ये काम करती है। बैंक लिंकेज उप समिति, अब बैंक लिंकेज उप समिति क्या होती है, बैंक से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, यानी समूह को ऋण दिलवाना, बैंकों को ऋण दिलवाना और बैंक से रिलेटेड जितने भी बीमा वगैरह की योजना, FLCRP से रिलेटेड यानी फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, सभी को बैंक लिंकेज की जानकारी यानी बैंकों से संबंधित जानकारी देने के लिए भी उप समिति बनाई जाती है। और इसमें भी 3 से 5 सदस्य होते हैं। सामाजिक कार्य या समस्या निवारण उप समिति, सामाजिक कार्य या समस्या निवारण उप समिति में वही 3 से 5 सदस्य होती हैं और वो ग्राम संगठनों में जाकर गाँव में जाकर सामाजिक कार्य और समस्याओं का निवारण करने के लिए तीनों दीदियाँ या 5 दीदियाँ जाती हैं और वहाँ की जो भी सामाजिक समस्या है या फिर अन्य किसी भी तरह की ग्राम संगठनों से या समूहों से संबंधित कोई समस्या है, तो ये जो दीदियाँ इसी मेंबर जो होती है वो गांव में जाकर इस उप समिति के तहत उनकी समस्याओं का निवारण करती है। फिर आजीविका उप समिति, आजीविका उप समिति ये सबसे इम्पोर्टेंट उप समिति है और इसी के बेस पर स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं। भारत सरकार का जो उपक्रम है आजीविका मिशन, ये इसी के तहत चलता है। यानी महिलाएं समूहों से जुड़ गई, ग्राम संगठन से जुड़ गई और CLF से जुड़ गई यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़ गई, तो उन्होंने समूहों से जुड़कर जो भी ऋण लिया यानी पैसा लिया उससे वो क्या कर रही है, आजीविका के साधन वो अपना रही है कि नहीं अपना रही है। तो आजीविका उप समिति का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है महिलाओं को काम करवाना और महिलाओं की आजीविका संवर्धन करने में हेल्प करना। इस उप समिति में भी 3 से 5 सदस्य होते हैं। वो दीदियाँ CLF के तहत ग्राम संगठनों में जाती है और ग्राम संगठनों की मीटिंगों में जाकर स्वयं सहायता समूह की जो भी दीदियाँ हैं उनको कार्यों के बारे में वो किस किस तरह के काम कर सकती है और NRLM के तहत और जो राज्य स्टेट मिशन आपका SRLM यानी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो भी आजीविका संवर्धन के जो भी कार्य होते हैं यानी लाइवलीहुड्स के जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में बताती है और बताने के बाद उनको आजीविका संवर्धन के कई सारे उपाय और राज्य सरकार की तरफ से जो भी आजीविका से संबंधित कार्य आते हैं उनके बारे में बताती है और इसके लिए उप समिति बनाई जाती है। 5 नंबर इसमें कैडर प्रबंधन उप समिति बनाई जाती है। ये आवश्यकता होने पर ही बनाई जाती है, वैसे इसकी हर रोज जरूरत पड़ती नहीं है। कैडर प्रबंधन समिति एक बार ही बनती है क्योंकि एक बार कैडर बनता है उसके बाद 3 साल में या 5 साल में इसका चुनाव होता है चेंज करने का,
तो इसका ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, लेकिन इसमें भी कैडर प्रबंधन उप समिति जरूरत पड़ने पर बनाई जा सकती है। अगर कई कई जगहों पे क्या है, बहुत सारी दीदियाँ बहुत पढ़ी लिखी होती है, वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ कई तरह से उनका सिलेक्शन करने में कई तरह की बाधाएं आती है, तो वहाँ पर कैडर प्रबंधन समिति बनाई जाती है। तो कैडर प्रबंधन में जैसे आपके सीएलएफ में बहुत सारे कर्मचारी लगाए जाते हैं, तो कैडर प्रबंधन करने के लिए यानी कौन दीदी क्या क्या नौकरी लगेंगे और किस तरह से क्या कौन दीदी क्या काम करेगी, तो इसके लिए कैडर प्रबंधन और कैडर किस तरह से काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये प्रबंधन कमेटी बनाई जाती है। और इस उप समिति का काम है महिलाओं को रोजगार दिलाना, एम्प्लॉयमेंट करवाना, और महिलाएं किस तरह से समूहों के लिए, ग्राम संगठनों के लिए और सीएलएफ के लिए किस तरह से कार्य कर रही है, इसके लिए ये कैडर प्रबंधन उप समिति बनाई जाती है। अब ग्राम संगठन देख रेख उप समिति सबसे पहले जो है उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, उप समितियों के प्रकार बता दिए पांचों, और इनके क्या क्या काम होते हैं आपको साथ साथ में बता दिया, लेकिन इनकी डिटेल में भी अच्छे से समझाया जाता है सीएलएफ में और बताया जाता है, और बाकायदा जो नोटपैड दीदियों को दिया जाता है उसमें सारी चीज़ें समझा बताकर नोट करवाई जाती है। उप समिति में 3 से 5 सदस्य रहेंगे। ग्राम संगठन अंतर्गत में रहने वाले समूहों की देखभाल करना, कमजोर समूहों को मजबूत करने के लिए, आर्थिक निर्वहन को जब पहचान करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, गरीब अति गरीब महिलाओं की पहचान करके समूहों से जुड़वाने के लिए, समूह के सदस्यों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए, गरीब अति गरीब महिलाओं के परिवारों के विकास के लिए प्रयास करना, सभी सदस्यों को नेतृत्व लक्षण बढ़ाने के लिए, समूह को अपने आप चलाने के लिए, यानी अब आपके समूह को, ग्राम संगठनों को चलते हुए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल हो जाते हैं, तो अपने समूह को अपने बलबूते पे किस तरह से चलाना है इसके बारे में दीदियों को बताया जाता है। जो ग्राम संगठन देख रेख उप समिति होती है वो गाँव गाँव जाकर ग्राम संगठनों में मीटिंगों में सभी समूह की दीदियों को बुलाती है और बुलाकर उनको ये सब बातें बताती है कि अब आप लोग समूह को चलाते हुए आपको साल, 6 महीने या ज़्यादा टाइम हो गया, कई समूहों को तो 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं चलते हुए, जब सीएलएफ बनता है तो इस टाइम तक सारी दीदियां समझदार हो जाती है और सभी को अपने समूहों का और ग्राम संगठनों का अच्छे से संचालन करना आ जाता है, उसके बारे में बताना, और समूह को पारदर्शिता से चलाने के लिए, यानी समूह में जितने भी दीदियां जुड़ी हुई है उन सभी को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह की सारी चीजें पारदर्शिता से चलाने के लिए ग्राम संगठन देखरेख कमेटी काम करती है। ऐसे ही बैंक लिंकेज कमेटी कार्य करती है। फिर सामाजिक कार्य समस्या निवारण उप समिति का भी यही काम है, और आजीविका उप समिति का भी इस तरह से ही। आजीविका उप समिति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। इस उप समिति में 3 या 5 सदस्य होते हैं। ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेना और ऋण की जांच करना, यानी ग्राम संगठन की जब भी मीटिंग, पीछे मैंने आपको बताया कि ग्राम संगठनों की जब गाँव में मीटिंग होती है, जिस डेट को होती है उस मीटिंग में भाग लेना और ऋण की जांच करना, यानी समय पे ऋण दे रही हैं ग्राम संगठन के पदाधिकारी या जिम्मेदार लोग या नहीं दे रहे हैं, या फिर समूह की जो दीदियां हैं जिन्होंने ऋण लिया है वो समय पे वापस जमा, ऋण ब्याज करवा रही है जमा कि नहीं करवा रही है। इस तरह की बातों के लिए ग्राम संगठन की जो बैठकें होती है उसमें आजीविका उप समिति की दीदियां जाती है, जो इसी सदस्य बनते हैं सीएलएफ के, और वो जांच करती है। फिर प्रोड्यूसर समूह की बैठक में भाग लेना, यानी प्रोड्यूसर बन जाते हैं, पीजी, जिसको प्रोड्यूसर ग्रुप कहते हैं। इसके वीडियो मैंने अलग से चैनल पे बना के डाल रखे हैं कि प्रोड्यूसर समूह कैसे बनते हैं और प्रोड्यूसर समूह का क्या काम होता है, किस तरह से कौन कौन से तरह के प्रोड्यूसर ग्रुप बनते हैं। एक तो बनता है पशुओं से संबंधित, और एक बनता है कृषि से संबंधित। 2 तरह के प्रोड्यूसर बनते हैं, और एक तीसरा आपका आजीविका संवर्धन की कोई भी कार्य आप करो उसके लिए भी प्रोड्यूसर ग्रुप बन सकता है, यानी लाइवलीहुड के तहत कई तरह के प्रोड्यूसर ग्रुप बनते हैं। वैसे 2 तरह के मेन होते हैं, पशुओं से रिलेटेड और कृषि आजीविका संवर्धन के तहत 2 तरह के बनते हैं। बाकी तो महिलाएं लाइवलीहुड के खुद से ही कार्य करती है। जो मेलों में भाग लेना, यानी जब भी जैसे सरस के मेले लगते हैं राज्य सरकार के तहत और भारत सरकार के तहत, और भी लोकल लेवल के बहुत सारे मेले लगते हैं, उनमें भाग लेने के बारे में आजीविका उप समिति बताती है। वैसे मैंने सरस मेले के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है आजीविका संवर्धन के तहत, तो उसकी जानकारी आजीविका उप समिति देती है। संबंधित सरकारी विभागों के साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य आजीविका उप समिति बताती है। संबंधित आजीविका बढ़ाने के लिए संसाधन लिया है उसकी जांच करना, ये सभी कार्य
आजीविका उप समिति बताती है। जो प्रशिक्षण का निरीक्षण करना, जिस समूह ने जिस उद्देश्य के लिए पैसा लिया वह कार्य किया या नहीं जांच करने के लिए। यानी कई बार क्या है, समूह की दीदियां पैसा तो ले लेती है, लेकर एक्चुअल में जिस काम के लिए लेती है वो काम नहीं करती, या फिर अपने निजी जरूरतों में उन पैसों का उपयोग कर लेती है। तो ये ठीक नहीं है। अगर आप इस तरह से यूज करते रहेंगे तो आपको किस्त ब्याज देने में और आपका जो मिशन है, जिस मिशन के तहत आप जुड़ी हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। और भारत सरकार का जो मिशन है बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आजीविका संवर्धन करने का, तो वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा और आपको किस्त ब्याज चुकाने में भी दिक्कत आएगी। इस तरह से ये चार पांच कमेटियां बनती है, उप समितियां बनती है, और इसके बारे में डिटेल में CLF CRP दीदियां पूरा अच्छे से बताती है, बोर्ड पे समझाती है और सभी दीदियों को एक एक चीज नोट करवाती है। रेंडमली खड़ा करके उनको पूछा जाता है बीच बीच में, और इस तरह से लंच का टाइम हो जाता है। और लंच के टाइम में दीदियों को 1 घंटे का खाना नाश्ता वगैरह का ब्रेक देकर और फिर शाम को 2 बजे या 3 बजे के बाद से फिर उप समितियों का विवरण लिखा जाता है। उप समितियों में किस किस दीदियों का क्या क्या काम होगा उनके बारे में बताया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके आधार कार्ड वगैरह जो भी उनकी जो पेपर फॉर्मेलिटी होती है वो सारी करवाई जाती है। और उन दीदियों को बताया जाता है कि आपको इस उप समिति में लिया गया, आपको इस उप समिति में, और सभी को उनसे रूबरू करवाया जाता है कि ये दीदी आपकी इस उप समिति की है और ये दीदी आपकी इस उप समिति में है। और जिनको जो काम दिया है उनको खड़े करके पूछा जाता है कि आप बताओ अपना आप किस तरह से काम करेंगे, उनको पूछा जाता है बाकायदा। अगर वो लगती है इलिजिबल तो ही उनको इसी सदस्य या फिर उप समिति के देखरेख के सदस्य बनाए जाते हैं, नहीं तो दूसरी दीदियों को चेंज करके दूसरी दीदियों को चुना जाता है। इस तरह से 5वें दिन के प्रशिक्षण में ये सारी चीजें करके फिर सभी पदाधिकारियों के वहां पर सिग्नेचर करवा के और सारी जितनी भी दीदियां आई हैं उन सभी के सिग्नेचर करवा के सभी को धन्यवाद बोलकर प्रशिक्षण को खत्म किया जाता है। और इस तरह से छठे दिन का फिर प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है। छठे दिन के प्रशिक्षण में वही बैंक खाते खुलने का और वो सब काम होता है। तो छठे दिन में आपकी बुक कीपर का भी चुनाव हो ही चुका होता है और CLF के पदाधिकारी, तो उनसे प्रैक्टिकली कार्य करवा के उस दिन देखा जाता है। और इस तरह से आपके CLF का 5वें दिन का प्रशिक्षण भी पूरा हो जाता है। स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने चैनल पे पहले से डाली हुई है, उनको भी देख सकते हैं। सभी का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक तो करके ही जाइए और शेयर भी जरूरतमंद बहनों तक करिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।